ब्रेक के बाद जारी है प्रोग्राम स्टेट टॉक में चर्चा। इस वक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे साथ है। और हरियाणा प्रदेश में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, गैंगरेप की घटनाओं से लेकर देश के तमाम बड़े राजनीतिक घोटालों की जो गूंज इस वक्त हरियाणा की पृष्ठभूमि से सुनाई दे रही है, उस पर हमारे साथ विचार विमर्श का जारी है। चौधरी चौटाला, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है जो कि मुझे याद है कि लोकदल ने आवाज़ बुलंद आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वही बात, पहली वाली बात कि एक राजनीतिक बात या बयानबाजी बनकर रह गया। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के व्यवसायिक रिश्तों के संदर्भ में हरियाणा के भूमि अधिग्रहण की बात को करते हैं तो लोग और पूरे देश का मीडिया इनको हाथों हाथ ले रहा है। तो क्या कारण है? जब भी लोकदल जनतक सरोकारों को उठाता है तो उसे राजनीति समझा जाता है, और जब वो मामला सिविल एक्टिविस्ट के माध्यम से उठता है तो बहुत उसको क्रेडिबल माना जाता है। परिस्थितियां वक्त के साथ बदलती। मुझे खुशी है कि आज इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम अपनी बात जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में अब ज़्यादा सक्षम दिखाई दे रहे हैं। यही मुद्दे हम पिछले 7 साल से उठाते आ रहे हैं, और ये रिकॉर्ड की बात है कि ये जो 350 एकड़ का डीएलएफ वाला मुद्दा जो अब उजागर हो रहा है, ये 14 फरवरी 2011 को हमने मेमोरेंडम की शक्ल में लिखित रूप में महामहिम राज्यपाल को दिया हुआ है। हम इसको बहुत पहले उजागर कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारी तरफ से लेश मात्र कोताही नहीं हुई। हम हर सत्र के ऊपर उठाते रहे हैं, और हमें किसी दूसरे से ज़्यादा जानकारी है हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार की लूट खसोट का किस्सा अनेक हैं जो हम बार बार लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, और लोगों को इस मामले में राजनीतिक तौर पर हम जागरूक कर चुके हैं। तरीका क्या होता है कि कोई सेक्टर काटना होगा, उसके लिए दफ़ा 4 का नोटिस देते हैं। हम एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है हमारी। हम जब भी किसी बतौर एमएलए भी जब हम इलेक्ट होके जाते हैं तो हमें भी ओथ लेनी पड़ती है कि हम सरकार की कार्य प्रणाली को कभी लीक नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की बतौर मुख्यमंत्री जब ओथ होती है तो ये ओथ में शपथ लेता है कि सरकार की कारगुजारियों को हम लोगों तक लीक आउट नहीं करेंगे। और ओथ ऑफ सीक्रेसी का लीक आउट करने का सबसे बड़ा सरगना जो है वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये सेक्टर बनाने के लिए नोटिस देते हैं, और फिर अपने मंजूर नज़र लोगों को कह देते हैं कि हम यहाँ सेक्टर काट रहे हैं, तुम इनके साथ लगती ज़मीनें खरीद लो। और फिर उन किसानों से जिसकी ज़मीन उस सेक्टर में आती है, मेरी ज़मीन अगर सरकार अधिग्रहण करेगी तो मैं कलेक्टर रेट के हिसाब से मुझे उसके 15 और 20 लाख रुपए मिलेंगे एकड़, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है आज 50 लाख एकड़ की है। तो मुझे कोई ख़रीदार आकर के ये कहे कि सरकार तो तेरी 15 लाख में लेगी, मैं तुझे 20 लाख दे रहा हूँ, तो मैं उसको 20 लाख में बेचूंगा कि नहीं बेचूँ? बिल्कुल। मेरी ज़मीन खरीद ली जाती है, और जब वो सेक्टर की सारी ज़मीनें खरीदी जाती हैं फिर सरकार उस नोटिस को विड्रा कर लेती है। यहाँ बाईपास बनाए जाते हैं हर शहर में। हमारे शहर, हमारे पूरे हरियाणा के इंटीरियर में आप दाखिल ही नहीं हो सकते, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो सड़कें टूट गई उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, और नए बाईपास हर जगह बनाए जा रहे हैं। और बाईपास बनाने से पहले लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि यहाँ हम बाईपास निकाल रहे हैं, ज़मीनें खरीदी। उस बाईपास के मटेरियल में भी पैसे खा जाते हैं, और उन अपने मंजूर नज़र लोगों को भी पैसे बना देते हैं। हमारे यहाँ तो इस हद तक भी हुआ है कि दफ़ा 5 और 6 का नहीं, दफ़ा 9 के नोटिस हो जाते हैं, लोग पेमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद वो ज़मीन रिलीज़ कर दी जाती है। और इसके लिए कई अदालतों ने जो भूमि अधिग्रहण है हरियाणा द्वारा की गई, सरकार द्वारा, उसको रद्द किया है। तो जिन मुद्दों में सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर ली और उसके बाद किसी को फायदा बचाने के लिए जमीन दे दी गई, उन मामलों में तो ये चीज़ आपकी वाजिब है और नोटिस हो जाता है। लेकिन जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उसमें तो इस चीज़ को स्थापित करना कचहरियों में, अदालतों में, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस हालात में आप फिर आरोप या दूषण कितने मर्जी लगा लें, लेकिन सरकार हमेशा बचती रहेगी। कानूनी न्यायिक प्रणाली में उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है। सरकार बचेगी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो किसान अपनी ज़मीन जिसकी चली जाएगी, उसकी जगह जिस किसी ने भी कोई मकान किसी से ले लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, मर वो बेचारे जाएंगे। जैसे कोर्ट तो फैसला करेगी, लेकिन कोर्ट जब फैसला करेगी तो कोर्ट के ऐसे फैसले आए हैं हरियाणा प्रदेश में कि किसान से जिस पर्पज़ के लिए जो भूमि अधिग्रहण की गई है, यदि वो पर्पज़ सर्व नहीं होता है तो उस किसान को वापस लौटाई जाए।
और सरकार ने फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले हुए हैं कि वो ज़मीन वापस दी जाए। लेकिन वो ज़मीन जब वापस किसान को मिलेगी तो उस ज़मीन पे बनी हुई बिल्डिंग टूटेगी, और वो बिल्डिंग किन की टूटेगी? जिस किसी ने बीच में बिचौलिए ने पैसा खा लिया, उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान उस गरीब का होगा जो पैसे दे करके फ्लैट खरीदेगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सरकार निश्चित रूप से बदलेगी, और हमारी जब सरकार आएगी हम उन बेकायदगियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से किसान की भूमि नाजायज़ तरीके से अधिग्रहण की गई है, हम उस किसान को ज़मीन वापस देंगे। लेकिन इस किस्म का आपका बयान आना तो आप लोगों को डरा रहे हैं। हरियाणा के लोग, इन्वेस्टर लोग डरेंगे, जो जिन लोगों को मकान लेने हैं, चाहे फिर वो एक वैध तरीके से लेने की कोशिश करें, क्योंकि लेने वाले का क्या कसूर, उसे क्या पता कि क्या कहानी है पीछे की। हाँ, तो उसको सोचना पड़ेगा, लेते वक्त ये देखना पड़ेगा कि जब फैसले अदालत के इस किस्म के हो रहे हैं तो वो क्यों लें। लेकिन लोग मजबूरन लेते हैं। लोगों को क्या हमें चिंता ये है कि नुकसान उन बेचारों का हो जाएगा। एक और बताऊं कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में 1986 में जो ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, और वो ज़मीन हज़ारों रुपए एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण हुई थी, और वो हमारी सरकार के वक्त में नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार के वक्त में हुई थी। वो ज़मीनें वापस लौटा दी, जिसमें पैसे ले लिए, दफ़ा 9 लिया, कंपनसेशन ले लिया, वो ज़मीनें वापस लौटा दी गई थी। और आज उन ज़मीनों पर हरियाणा का जो भूतपूर्व स्पीकर है हरमहेंद्र सिंह चट्ठा, उसकी कॉलोनी कट रही है। जो ज़मीन हज़ारों रुपए एकड़ की थी, उसके आज 35 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे वसूल कर रहा है। इस प्रकार की लूट देने की छूट जो है वो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? मैं ये मानेसर का किस्सा आएगा आगे, मैं अब आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि हमने मानेसर की औद्योगिक इकाई के लिए वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ एकड़ ज़मीन हमने अधिग्रहण की थी, और उस वक्त जो लोग आज सत्ता में बने बैठे वो विपक्ष में थे, उन्होंने विरोध किया था। हमारी सरकार चली गई, और हमारी सरकार जाने के बाद उस ज़मीन का अवार्ड हो गया, उनको पैसे दिए जाने थे, और पैसे तकसीम होने से 2 दिन पहले सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली। और वही ज़मीन जो कर्मचारियों को और मज़दूरों के आवास के लिए जानी चाहिए थी, वो बड़े बड़े बिल्डर्स ने उसमें करोड़ों रुपए कमा लिए। तो कहाँ कहाँ रोएंगे इनको? ये तो रमलू वाली सरकार है। इन्होंने तो पूरे देश को लूट के खाने का एक तैयार किया हुआ। जब भी भूमि अधिग्रहण का मुद्दा आया है तो हरियाणा सरकार ने एक चीज को बहुत प्रचारित किया है, वो ये कहा है कि हमने 3 बार अपने पिछली सरकार के कार्यकाल में जो सीलिंग रेट्स होते हैं, जो फ्लोर रेट्स होते हैं, उनको बढ़ाया। हमने जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में जो सुधार किए, जो रिविजन्स किए रेट्स के, उसमें जो रेट्स हैं अलग अलग इलाकों में, यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गए। तो उन हिसाब से तो हमने लैंड एक्विजिशन के पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया, और ये चीज़ें बाकायदा सरकार की तरफ से डिफेंस में दी जाती रही हैं। अच्छा, पंजाब में किसने बढ़ाया? राजस्थान में किसने बढ़ाया? मध्य प्रदेश ने किसने बढ़ाया? उत्तर प्रदेश में किसने बढ़ाया? ये तो ज़मीनों के दाम सब जगह ही बढ़े हैं। ये कोई हरियाणा सरकार की कारगुजारी है क्या? लेकिन तुलना आपकी सरकार के कार्यकाल से भी वो करते हैं ना। नहीं नहीं, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने फ्लोर रेट्स को आज भी अगर रिकॉर्ड देखें तो हमारी सरकार के वक्त में मैंने बतौर मुख्यमंत्री के 29 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसान को दिए हैं। कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, और हरियाणा का मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, जब चाहे कलेक्टर रेट को बदल देता है, जब चाहे कलेक्टर रेट को बदल देता है। हम कलेक्टर रेट नहीं बदला करते थे। हमारे शासनकाल के वक्त में भी लोगों को 29 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी पैसे मिले। आज की सरकार से ज़्यादा दिए गए, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होती थी, बेकायदगी नहीं होती थी। आज की सरकार तो बेकायदगी करके लूट रही है लोगों को, और इसीलिए हम इस लूट के खिलाफ हैं। और हम ये जो किस्से आज छप रहे हैं अखबारों में, इनको लगातार उठाते रहे पिछले 7 साल से। लेकिन आपने सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र नहीं किया, तो शायद यही कारण था कि सुर्खियां नहीं बटोर पाए आप लोग। आप लोगों ने आम किसानों की बात की तो शायद देश का मीडिया सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब किसी वीवीआईपी का नाम ले देते हैं तो मीडिया भाग भाग के खबरें उठाता है। सुर्खियां बटोरने के पक्षधर नहीं थे। मैंने सबसे पहले इसी सोनिया गांधी के मुतल्लिक़ कहा कि इस देश के नोटों के हवाई जहाज भर भर के ये इटली ले जा रही है, लेकिन मीडिया ने उस वक्त हमारी बात सुनी नहीं थी। मुझे खुशी है कि आज मीडिया सुन तो रहा है, इसलिए सुन रहा है कि आज पीटीसी जैसे चैनल आ गए, इसलिए लोग सुनते हैं। नहीं तो पहले जिस किस्म के चैनल थे, मैं उसका नाम लूँगा तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। चलिए, जाते जाते इस बात को वाइंड अप करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब आपका क्या संदेश है? हरियाणा की जनता जो कि इस वक्त निजात चाहती है, वो बलात्कारों, सामूहिक बलात्कारों की हो रही घटना हर रोज अखबारों में छप रही उन सुर्खियों से, जो कि शायद किसी भी देश के किसी भी आदमी को, सिर्फ हरियाणा वासियों को, सबको विचलित करते हैं। इन हालातों में
एक विपक्षी नेता होने के नाते आप उनको क्या भरोसा आश्वासन दे सकते हैं? आप कह सकते हैं कि इंतजार कीजिए भाई साहब 2 साल बाद और उसके बाद चुनावों में अपना फैसला दीजिएगा, या आप सरकार के साथ कोई सकारात्मक उनको सुझाव देकर चीजों को बेहतर बनाने के भी पक्षधर हैं? आज हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी प्रदेश में चुनाव होंगे कांग्रेस की कुशासन का अंत होगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बढ़ेगी। और हमारा हत्ताल वसी यही प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम ये करेंगे कि हम एक एक मतदाता को जा कर के राजनीतिक तौर पर जागरूक करेंगे, उन्हें इस सारे कुशासन से अवगत कराने का काम करेंगे। लिखित के रूप में, बुकलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर संपर्क स्थापित करके हम लोगों को इस पोजीशन में ले आके खड़ा कर देंगे कि आने वाले चुनाव में एक भी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाएगा। और मैं आपको आज दावे से कह के जा रहा हूँ, जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपने टिकट फेंक करके भाग जाएंगे। ये हालत हम हरियाणा प्रदेश में पैदा करने में आज सक्षम है और हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का विश्वास दिलाने में हम पूरी तरह से सफल हो पाए हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश का भला कोई पार्टी कर सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है। जाते जाते एक आखिरी सवाल कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में तो आपकी भूमिका अहम रहने वाली है, लेकिन देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या लोकदल का रोल रहेगा, जो कि शायद किसी वक्त हुआ करता था? आपके पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय जो एक साख थी हरियाणा के राजनेताओं या राजनीतिक पार्टियां, एक धुरा बन चुकी थी। तो क्या इस वक्त एक तीसरे विकल्प की बात देश की राष्ट्रीय राजनीति में हो रही है? क्या उसके संदर्भ में कोई आशा उम्मीद है आपको? मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी तो नहीं हूँ, ना कोई जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन देश के सामने जो हालात हैं उनके दृष्टिगत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में इस देश की जनता रीजनल पार्टीज़ को बढ़ावा देंगे, क्षेत्रीय दल उभर करके आएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही लोगों की समस्याओं को समझते हैं और क्षेत्रीय दल ही जो समस्याओं को समझते हैं वही समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। और उनका कोई गठजोड़ क्या व्यवहारिक हो सकता है? निश्चित रूप से गठजोड़ बढ़ेगा, तीसरा विकल्प उभर करके आएगा। वो चुनाव से पहले आए या चुनाव के बाद में आए, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आज आपको लिखित रूप में देने के लिए भी तैयार हूँ कि आने वाली सरकार जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री एक किसान का बेटा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज किसान और कमेरा सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है और दुखी लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब हम ऐसा प्रतिनिधि अपना चुन करके भेजें जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। धन्यवाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आप हमारे साथ आए, समय आपने निकाला, आप समझ पाए क्या दृष्टिकोण, क्या नजरिया है चौधरी चौटाला और इनकी पार्टी का उन सभी मुद्दों को लेकर जो कि इस वक्त हरियाणा के संदर्भ में सुर्खियों का सबब बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर चौटाला साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में जुटने के लिए। feedback@ptcnetwork.tv पर अपने विचार हमें जरूर मेल बैक करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।